तो गाइस आज हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक, जैसे हम पढ़ेंगे वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ेंगे हम, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय mg पढ़ेंगे, एंड अपन पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज़ फोर्स। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हैं बाय फोर्स, ठीक है, उससे हम बोलते हैं वर्क डन। अब वर्क डन में जब हम फोर्स देते हैं तो हम दो तरीके से फोर्स दे सकते हैं। एक हम कांस्टेंट फोर्स दे सकते हैं और हम वेरिएबल फोर्स दे सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स जब देंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला जो लगता है वो W = F.Δr लगता है। ठीक है, और वहीं पे अगर वेरिएबल फोर्स होती है तो dW = F.dx, या फिर आप dr भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड तो W = F.dr आ जाता है। ठीक है, और जब हम यहीं पे mg की बात करें, वर्क डन बाय mg की बात करें, तो इसमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लाते हैं किसी भी पाथ से नीचे, तो उसने जितना अगर देखो, सबसे पहली बात ये समझो कि वर्क डन क्या होता है। हम वर्क डन में अगर यहाँ पे मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पे फोर्स लगी है, तो हम यहाँ तो क्या करते हैं, अगर ये मान लो अपना dx है और ये अपना f है, तो हम इसको cos थीटा का मतलब जब हम डॉट प्रोडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम लेते हैं तो हमको दो, यहाँ तो हमें फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, या फिर हमें डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चाहिए। ये दो स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट अगर आपका हो जाए और आप कहीं पे भी फोर्स लगा दो तो वो आपका वर्क नहीं होगा। आपको वही डिस्प्लेसमेंट लेना है जो फोर्स की डायरेक्शन में हुआ है, या वही फोर्स लेना है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि इस ऑब्जेक्ट को हम इस पाथ से लाए, बट अलॉन्ग द फोर्स, क्योंकि mg का फोर्स सिर्फ यहाँ देखते हैं mg नीचे दिख रहा है, और अलॉन्ग द फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है अगर इसको हम h मान लें तो mgh होता है, जो अपना क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय mg या ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो होता है ये माइनस में होता है अगर बॉडी ऊपर जाती है, क्योंकि mg नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है तो -mgh हो जाएगा, और mgh होगा अगर बॉडी नीचे आ रही है, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे कुछ चीज़ें हो गई कि अगर कोई आदमी स्टेयर चढ़ रहा है तो स्टेयर चढ़ते टाइम उस आदमी का जो पैर होगा वो एक पैर नीचे रखेगा और दूसरे से स्टेयर चढ़ेगा, और उस पैर का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन बाय फुट 0 होगा उस बंदे का। जैसे कि ये बंदा है, ये कोई रस्सी रोप पकड़ के ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ पे इस बंदे के हैंड पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो जिस हैंड से पकड़ के चल रहा है वो उसको पकड़ा हुआ है और बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, उस हैंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, तो इसी वजह से उसका भी वर्क डन 0 होगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझने की ज़रूरत होती है। अगर अब हम बढ़ें, अब देखो इसमें हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन मैं क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आपको जो है एक चीज़ जैसे मैं बता देता हूँ कि आप जब ग्राफ बनाओगे, क्योंकि वर्क डन जो होता है जब आप इंटीग्रेट करते हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को, तो जब भी हम किसी दो चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं तो उससे जो आता है, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है, तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमें वर्क देगा, वर्क डन देगा। ठीक है, तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है याद रखनी। और अगर मैं अब आपको आगे कुछ चीज़ें बताऊं, तो कभी कभार क्या होता है कि हमें फोर्स जो होती है वो I कैप J कैप में देती है, तो ऐसे जब ऐसा होता है तो हम जो dx लेते हैं वो उनको भी हम I कैप
जे कैप में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हो गया हमारा स्मॉल, ये जो हो गया हमारा फोर्स हो गया। और अब हम इनको जब भी हम जैसे देखो, हम जब भी मान लो ये आई कैप जे कैप है, आई कैप जे कैप है, और यहाँ पे हमारा हो गया डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड के कैप। तो डी जेड को हटा ही देते हैं क्योंकि तो ज़ीरो ही हो जाएगा। जब भी हम देखो, अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं पता है किसकी क्या है, बट हम सीधा जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि ये भी आई कैप है और ये भी जे कैप है, तो आई कैप का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई, जे कैप का जे कैप के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाए आई डी एक्स प्लस, मतलब आई नहीं आएगा, वन आएगा, और यहाँ पे भी वन आएगा। ठीक है, तो ये आई नहीं आएगा, यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट जो होता है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ mv² होता है फॉर अ सिंगल पार्टिकल। अगर बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे, तो जैसे ये एक पार्टिकल हो गया, ये एक पार्टिकल हो गया, तो इन सारे पार्टिकल्स की हमें काइनेटिक एनर्जी जाननी है, तो हम इनके जो है m1 v1 हाफ m टिल इनका समीशन हम कर सकते हैं और सबका हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गई। अब एक और चीज़ है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो काइनेटिक एनर्जी जो की वैल्यू जो है सबसे मिनिमम आती है उसके सेंटर ऑफ मास के लिए। इसके लिए उसकी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। ये चीज़ भी हमें याद रखनी होती है। और फिर आते हैं अपन वर्क एनर्जी थ्योरम पे। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम की कुछ बातें हमें याद रखनी है। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होता है वो डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और इसमें हमें याद रखने की जो फोर्सेस होती हैं सारी इंटरनल एंड प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, और इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। और क्या था भाई, और क्या था, हाँ, जो यहाँ पे फोर्सेस, ये हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम ये सब चीज़ें कह सकते हैं। अगर नॉन इनर्शियल होगा तो नॉन इनर्शियल के लिए हमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स जो है उसको डेल्टा के के बराबर करना पड़ेगा, और तब हमारा वो फॉर्मूला जो है सही होगा। वरना ये जो है ये सिर्फ डिफाइंड है इनर्शियल फोर्सेस के लिए, नॉन इनर्शियल के लिए स्यूडो फोर्स भी ऐड करनी पड़ेगी।